साथियों नमस्कार। डेप्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन के पार्ट 4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रिकवरी एजेंट के बारे में आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, जब भी किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होता है ना, तो लोन डिफॉल्ट होने पर उसे इन चीज़ों का तनाव कतई नहीं होता है कि उसके खिलाफ लीगल नोटिस आएंगे, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होगी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम, सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए केवल और केवल एक ही चीज़ सोचता है, और वो सोचता है कि मेरे घर पर रिकवरी एजेंट की विजिट ना हो। विभिन्न यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर रिकवरी एजेंट के जो ऑडियो क्लिप्स और जो वीडियो क्लिप्स वायरल होती है, उनको देखकर न जाने कितने व्यक्ति जो कि किसी भी तरह लोन चुकाने में समर्थ नहीं है, वह येन केन प्रकारेण यह प्रयास करते हैं कि वह अपने लोन की ईएमआई को समय पर चुकाए, और ऐसा करते करते वह कर्ज के उस रसातल में डूब जाते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। इन रिकवरी एजेंट के डर से कई लोग इतने तनाव में आते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। कई लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिकवरी एजेंट को अच्छी तरीके से डील करना जानते हैं। जब फोन करने वाला व्यक्ति दूसरी बार उस व्यक्ति को फोन करने से भी कतराएगा कि मैंने किसको फोन लगा दिया। साथियों, आज का वीडियो डेप्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत केवल और केवल रिकवरी एजेंट के मैटर में है। साथियों, जब भी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होता है ना, तो लोन डिफॉल्ट होते ही पहला सवाल यह होता है कि सर रिकवरी एजेंट की विजिट हमारे घर पर कब तक होगी। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका लोन डिफॉल्ट नहीं है, आप उस एनबीएफसी कंपनी या बैंक के आप एक वैल्यूएबल क्लाइंट है। लेकिन जैसे ही आपके लोन की पहली ईएमआई डिफॉल्ट हुई और उस ईएमआई के डिफॉल्ट होने पर आपको जो रिमाइंडर कॉल आए कि सर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है, 2-4 दिन 5 दिन में आपने जमा करा दिया तो ठीक है, वरना यकीन मान के चलिए कि कंपनी को तो ये लगता है कि आपने उनकी किडनी ही छीन ली है। और क्यों ना लगेगा, पहली ईएमआई यदि आपकी डिफॉल्ट हुई है, वहीं पे उन्होंने यदि आप पर प्रेशर मेंटेन करके यदि अपनी उस ईएमआई को रिकवर कर लिया, तो दूसरी ईएमआई आपकी बाउंस होगी नहीं, क्योंकि आप ये भलीभांति जान गए कि कंपनियां किस तरीके से पीछे पड़ती है। और यही डर है रिकवरी एजेंट का, यही डर है अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा का, यही डर है कि पड़ोसी कुछ सुन न ले, यही डर है कि मेरे ऑफिस के कलीग मुझे क्या कहेंगे। हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं होती है, फिर भी हम येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किन्हीं भी नीतियों से पैसा इकट्ठा करते हैं और चुकाते जाते हैं। उस एक लोन की ईएमआई को चुकाने के लिए कई बार दूसरे लोन लिए जाते हैं, और दूसरे लोन की ईएमआई को चुकाने के लिए तीसरे लोन। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह चक्र कब तक चलता रहेगा। हमारे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, हम रोटेशन पर रोटेशन करते जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये रोटेशन कब तक चलेगा। और इन्हीं तमाम बातों के बीच में, इसी रोटेशन के चक्कर में, मिनिमम ड्यू चुकाने के चक्कर में हम लोन पर लोन लेते जाते हैं और कर्ज के दलदल में धंस जाते हैं। तारीख पे तारीख की बात तो पुरानी हो चुकी, लेकिन लोन पर लोन आज हर व्यक्ति की समस्या बन चुका है। और एक लोन डिफॉल्टर का दर्द क्या होता है, यह समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिन परिवार की खुशियों के लिए
आपने लोन लिए, आपका परिवार भी आपकी तकलीफ को नहीं समझ पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदुस्तान के जितने भी अखबार हैं उनमें किसी एक अखबार में पर डे कर्ज के दलदल में धंसे एक व्यक्ति की आत्महत्या की खबर ना हो। पर क्या आत्महत्या विकल्प है? अरे भाई, अगर लड़ना है ना तो जिंदगी से लड़े, मुश्किल घड़ियों से लड़े और सामना करें इन संकटों का। दुनिया में कोई तकलीफ बड़ी नहीं होती है, बस अपने मन का हौसला, अपने मन का जुनून बड़ा होना चाहिए। यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और लग रहा है कि अब लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपको किसी लीगल एक्सपर्ट के राय की जरूरत नहीं है। आप एक परफेक्ट प्रायर नोटिस आप खुद के नाम से भेजिए, एक इंटीमेशन लेटर और एक रिकवरी एजेंट नोटिस बनाइए। आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कतें रिकवरी एजेंट्स की तरफ से आती है और उनके सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली गलती हमारी क्या होती है? हमारी गलती ये होती है कि जब हमारे लोन डिफॉल्ट हो गए तो हमने कोई प्रायर नोटिस भेजा ही नहीं, और जब हमने कोई प्रायर नोटिस भेजा ही नहीं तो ऐसी दशा में किस तरीके से हम इंटीमेशन लेटर और लोन रिकवरी एजेंट नोटिस का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह 10th बोर्ड का एग्जाम या 12th का एग्जाम क्लियर किए बिना आप ग्रेजुएशन के लिए या आगामी कॉलेज लाइफ को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, इसी प्रकार से यदि आपने प्रायर नोटिस नहीं भेजा है तो आप न तो इंटीमेशन लेटर का यूज कर सकते हैं, न लोन रिकवरी एजेंट नोटिस का यूज कर सकते हैं। भले एक बार आप लोन रिकवरी एजेंट नोटिस का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका वो सार्थक परिणाम नहीं मिलेगा। साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप रिकवरी एजेंट को मैनेज करना चाहो, अपने दिमाग से रिकवरी एजेंट का तनाव निकालना चाहो, तो सबसे पहले यदि आपके लोन डिफॉल्ट होने वाले हैं या डिफॉल्ट हो चुके हैं, एनपीए नहीं हुए हैं, तो आपको बिना देर किए कंपनियों को प्रायर नोटिस भेज देना चाहिए। कंपनियों को प्रायर नोटिस भेजने के बाद जब आपको रिकवरी के कॉल शुरू होते हैं तो आपकी पहली गलती ये होती है कि आप फोन पे क्लियरिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं कि किन कारणों से, किन हालातों से मैं लोन नहीं भर पा रहा हूं। आपको लगता है कि फोन पे जो बंदा बैठा है वह आपकी बातों को रिकॉर्ड पे ले रहा है, सिस्टम में एंट्री कर रहा है। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप रिकवरी एजेंट, जो रिकवरी कॉल आती है ना, आधा घंटा बात करके भी अगर ये कहोगे, अपनी परिस्थिति सुनाओगे, तो वो केवल अपने लैपटॉप पे ये मेंशन करेगा, अपने सिस्टम में ये मेंशन करेगा कि आपने 10 तारीख तक पेमेंट का आश्वासन दिया है कि आप 10 तारीख को पेमेंट करने वाले हैं। आप कभी मत सोचिए कि आपकी कही गई बातों को ये लोग रिकॉर्ड पे लेते हैं। आप धन्य हैं, आपके कारण इनको जॉब मिली है। रिकवरी कॉल, रिकवरी एजेंट, लोन डिफॉल्टर होने के कारण अपनी आजीविका को कमा रहे हैं। रिकवरी एजेंट के लिए धन्यवाद है कि लोगों के लोन डिफॉल्ट होते हैं जो उनकी रोजी रोटी का जरिया है। लेकिन जब आपको किसी की भी कॉल आती है तो आप लंबी चौड़ी बातें करना शुरू कर देते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि ये जो लिस्ट आज जिस व्यक्ति को थमाई गई है कि तुमको इन 50 नंबरों पे कॉल करना है, वही लिस्ट नाम कट के कि किसने जमा करा दिया, अगले दिन 47 लोगों की लिस्ट दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी और वह दूसरा व्यक्ति आपको कॉल करेगा। उस दूसरे व्यक्ति की भी पूरी रामायण सुनेगा आपकी, सिस्टम में यही लिखेगा कि आप 12 तारीख को पेमेंट करने वाले हैं। उस 47 की लिस्ट में
4-5 नाम और कट जाएंगे जिन्होंने पेमेंट जमा कराया है, और तीसरे दिन ये लिस्ट तीसरी टेबल पे पहुंच जाएगी। आप कभी ये मत सोचिएगा कि चेतन जी को जैसे एक ही रिकवरी गर्ल का फोन आया, आपको भी लगातार उसी के आएंगे, ऐसा मत सोचिए। ये मल्टीपल कॉल मल्टीपल पर्सन के द्वारा आपको किए जाएंगे। तो यहां पर यह बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए। कॉल आया, मुद्दे की बात पूछी, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है, पेंडेंसी क्या है, और खुला बोल दीजिए पेमेंट नहीं है, इतने महीने पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, दैट्स ऑल। और यदि आपको लगता है कि हद से ज्यादा कॉल कर रहे हैं, तो ट्रू कॉलर पर ऑलरेडी सिस्टम है कि आप केवल उन्हीं नंबर को रिसीव करें जो आपके फोन बुक में हो, और जो बाहर से फोन करने वाले हैं वो उस लक्ष्मण रेखा के बाहर रहेंगे, वो अंदर आ ही नहीं पाएंगे। तो आप तनाव मुक्त रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो रिकवरी मेरे घर, एजेंट मेरे घर पे आएंगे। अरे जिनको आपके घर पे आना है, आप 50 फोन उठा भी लोगे तो भी वो आपके दर, आपके चौखट पर आ ही जाएंगे। आप इस बात को मान के चलिए। तो रिकवरी कॉल जो आती है उनको आपको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, और अगर उठाते हैं तो खुले रूप से पूरी डिटेल बात कीजिए उनसे। कौन सी एजेंसी से बोल रहे हैं, कौन सी बैंक से बोल रहे हैं, उनका एम्प्लॉय आईडी क्या है, आपकी लोन की डिटेल क्या है, और अगर ये डिटेल नहीं बताते हैं तो आपको उनका फोन बात करने की आपको आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट डिस्कनेक्ट करें आप और डायरेक्ट ब्लॉक लिस्ट में डालें, क्योंकि मल्टीपल लोग फोन करेंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं इनसे बात करके इनको समझाऊंगा, तो वह निरर्थक प्रयास होगा। यहां पर एक बात और बताओ, कुछ रिकवरी एजेंट इतने मंद बुद्धि, इतने वाहियात, इतने गवार, इतने जाहिल और इतने निकम्मे होते हैं कि वह फोन पर भौंकना शुरू कर देते हैं। कुत्ते के भौंकने की जो टोन होती है ना, वो तो एक होती है, वो एक ही आवाज में भौंकता है। लेकिन कुछ ये वाहियात किस्म के जो रिकवरी एजेंट है ना, इनके भौंकते भी हैं, मिमियाते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, मतलब हर जानवर की आवाज निकालने की एक्सपर्टीज इनके अंदर है। तो ऐसे लोग जो आपको फोन करें और जो मर्यादाओं से पार बात करें, इनको तो फटकार लगाओ, और फटकार लगाओ तगड़े वाली। जब जो व्यक्ति फोन पर खुद को आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहा है कि वो कौन है, कहां से बोल रहा है, उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, क्या वो डीआरए है, अगर जो व्यक्ति अपनी डिटेल आपके साथ साझा नहीं कर सकता है, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि आपकी डिटेल मुझे साझा करो, व्हाट्सएप करो, मेल करो, तब बात करूंगा। कोई जरूरी नहीं है इन लोगों से बात करने से, और इन लोगों के खिलाफ आप तनाव लेते हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपको। आज से 10-15 साल पहले जब मेरी उम्र 20-22 साल की, 25 साल की थी, जब हम रोड से गुजरते थे और कोई हमें ओवरटेक करके आगे निकल गया, तो मन में आता था इसने हमें कैसे ओवरटेक किया, गियर चेंज किया, पीछा किया। किसी व्यक्ति ने छोटी सी भी गलती कर दी, हम उससे तातू करने लग जाते थे, तातू करने लग जाते थे, और फिर लगता नहीं हमने कोई ग्रेट काम किया, हमने कोई ग्रेट काम किया। उम्र अनुभव देती है। आज जब मैं अपने आप को समर्थ पाता हूं, ताकतवान पाता हूं, कानून का हर ज्ञान मुझे है, लेकिन अगर मैं रोड पे गुजर रहा हूं और किसी व्यक्ति ने अगर मुझे कुछ कह भी दिया, तो मैं मुस्कुराकर उसको लेट गो, आगे निकल गया। क्यों? कारण क्या है? पहले जब गुजरते थे तो अनुभव की कमी थी। मैं ये कहूं कि कोई तनाव हो जाता था, सारे दिन उस तनाव का दिमाग में रहता था
और 4 लोगों को सुनाते थे। मैं रोड से गुजर रहा था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैंने उसको ये जवाब दे दिया और दिमाग में सारे दिन वो बातें घूमती रहती थी। लेकिन अब मुझे मालूम है कि अगर मैं किसी व्यक्ति से बहस करूंगा, निरर्थक बहस करूंगा, तो 2 बातें मैं उसको सुनाऊंगा, तो 2 बातें वो मुझे सुनाएगा। एक थप्पड़ वो मुझे मारेगा, भले मैं 2 मार दूंगा, लेकिन बात तो यही रहेगी ना, बात तो यही रहेगी कि सारे दिन दिमाग में तनाव रहेगा। और जब सामने वाले ने कुछ कहा और मैं मुस्कुरा के निकल गया, सामने वाला अंदर ही अंदर जल भून के रह गया, ओह ये क्या हो गया। और अब वो सोचता रहेगा उसके घर पे कि उसके साथ क्या हुआ। हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हमें आपके कॉल मैनेज करने हैं, हमें आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाने हैं, हमें कोर्स का काम करना है, हमें अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ बेस्ट देने की कोशिश करनी है। और अगर मैं उन लोगों से तनाव करके आऊंगा, तो उन लोगों के जो बातें होगी अपने जहन में बैठा के लाऊंगा, तो क्या मैं आपसे बेहतर बात कर पाऊंगा। यही कारण है साथियों कि ये जब उलझुल फोन आते हैं, प्यार से बात कीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो काटो इनको। मुंह नहीं लगाना किसी को, तू क्या कर लेगा, मैं क्या कर लूंगा, मैं तेरा ये कर लूंगा, तेरा ये मेरा वो। कोई तनाव लेना ही नहीं है, लंबी बात किसी से करनी ही नहीं है। अब एक बात बता दूं, ये रिकवरी एजेंट की जो कॉल है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंसियर, सभ्यता भरी, जो आपको भी सुनेंगे, लेकिन आपको सुनने के बाद भी आपने कह दिया फंड इश्यू है, तो भी उनका एक ही सवाल रहेगा। आपने कह दिया कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट जमा कराऊंगा, तब भी वो एक ही बात कहेंगे, आप पेमेंट कब जमा कराएंगे, इतना कहिए। यानी कि उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा ये है कि आप कितनी भी स्टोरी सुना लीजिए, फिर भी वो कहेंगे सर अरेंज कर लेते हैं, सर अरेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए रिकवरी कॉल्स पर लंबा टिके रहना कोई उचित बात नहीं है। अब इन रिकवरी एजेंट्स के दूसरे चौचले कि हम नोटिस लेके आएंगे और तुमको नोटिस देंगे। तो मैं आपको बता दूं, किसी रिकवरी एजेंट को कोई नोटिस देने का अधिकार आपको नहीं है, अपितु अधिकार आपको है 2 कॉपी में इंटीमेशन लेटर देने का उनको और कहना साइन करो। अच्छे से अच्छे 6 फुटे बॉडीगार्ड रिकवरी एजेंट के कलम में वो ताकत नहीं होती है कि वह आपके इंटीमेशन लेटर पे साइन करके अपनी डिटेल भरे। एक बात रिकवरी एजेंट आपको बहुत ज्यादा कहते हैं, बहुत ज्यादा। जब आप उनको आरबीआई की गाइडलाइन सिखाते हैं ना, जब आप उनको आरबीआई के नॉर्म सिखाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन में ये लिखा है आप लोन डिफॉल्ट करोगे, तो कहना, खुले रूप से कहना कि आरबीआई की गाइडलाइन केवल और केवल वित्तीय संस्थान के लिए है, एनबीएफसी के लिए है, बैंक्स के लिए है, कंज्यूमर के लिए नहीं है। तुमने क्या अपने लोन एग्रीमेंट में लिखा था कि तुम लोन डिफॉल्ट करोगे? मेरे मालिक है, मेरे प्रभु है, अन्नदाता, हम आपको यह निवेदन करना चाहते हैं कि लोन एग्रीमेंट को आप खुद पढ़ लीजिए। लोन एग्रीमेंट में यह लिखा है कि यदि मैं लोन डिफॉल्ट करता हूं तो कंपनी मेरे खिलाफ लीगल केस फाइल कर सकती है। और क्या, ये उसमें लोन एग्रीमेंट में ये तो नहीं लिखा है कि रिकवरी एजेंट घर पे आके धमकाएगा, हम रिकवरी कॉल्स करेंगे, हम फर्जी नोटिसेस भेजेंगे, रिकवरी एजेंट नोटिस लेके आएगा। ऐसी बातें तो नहीं लिखी है। ये चीजें थोड़ी आपको याद रखनी है। दूसरा क्या होता है कि ये जो कुछ रिकवरी के चोचले, अनपढ़, कम पढ़े लिखे और जो गवार टाइप के जो रिकवरी एजेंट्स हैं,
ये कभी कभी आपको ऐसे ऐसे नोटिस भेजते हैं कि उनके लिए भारत के कानून को या भारत की संसद को एक अलग कानून बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? अरे भाई, दिल्ली बार एसोसिएशन आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की जांच करेगी, जैसे ये उल्लू के पट्टे दिल्ली बार एसोसिएशन को खर्चा दे रहे हो। आधार कार्ड तो ऐसे ब्लॉक करेंगे जैसे यूआईडीए इनके बाप का घर हो। पैन कार्ड तो ऐसे ब्लॉक करेंगे कि इनकम टैक्स के चीफ इनसे सैलरी प्राप्त कर रहे हो, या इनकम टैक्स का ऑफिस, आधार कार्ड का ऑफिस इनके दफ्तर में चलता हो। पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे, सारे अकाउंट लीन कर देंगे, जिंदगी में कहीं से लोन नहीं मिल पाएगा, 7 साल की जेल करा देंगे। अरे नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है। शब्द आते हैं ऐसे निकम्मे रिकवरी एजेंटों के खिलाफ जो इस तरीके के वाहियात मैसेज करते हैं। एक कंज्यूमर ऑफ इंडिया का नोटिस बनाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के कानून में, हिंदुस्तान की जुडिशरी में, हिंदुस्तान के प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं पर भी कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया का शब्द नहीं है। लेकिन ये वाहियात लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब आप घबरा जाते हो। अब उस पर न तो आपका नाम है, न आपका लोन अकाउंट नंबर है, न एनबीएफसी का नाम है, और आपने देखा और स्टाम्प पे बना हुआ है, घंटा स्टाम्प पे बना हुआ है। कभी भी कोई लीगल नोटिस स्टाम्प पे नहीं बनता है। अब आप ये कहोगे सर आर्बिट्रेशन जो अवार्ड बेचता है वो स्टाम्प पे बनता है, तो वो अवार्ड है, उसकी कॉस्ट है। लेकिन लीगल नोटिस कभी भी किसी स्टाम्प पर नहीं बनता है। अगर आपने 3 घंटे में पेमेंट जमा नहीं कराया तो एडवोकेट रणवीर त्यागी पुलिस टीम के साथ आपके घर पे आएंगे। हमारी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है, यह स्टेट का एक हिस्सा है। अब ये 2 मुंह, कल मुंह घर पे पुलिस लेके आएंगे और एडवोकेट रणवीर त्यागी के साथ में, ऐसे ढेरों नाम लेते हैं ये। तो एडवोकेट कभी भी रिकवरी एजेंट नहीं होता है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके ये कहे कि ये एडवोकेट है, हम इनको लेके आए हैं, आप खुले रूप से बोल सकते हो कि आप इनके साथ में आए हो, तो इसका मतलब कंपनी से सैलरी मिलती है आपको। जिस व्यक्ति को किसी भी बैंक या कंपनी से सैलरी मिलती है वो उनका लीगल टीम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो एडवोकेट नहीं हो सकता है। इन एनबीएफसी की औकात नहीं है, औकात कि किसी रिकवरी के लिए एडवोकेट को लेके जाए। आर्बिट्रेशन अवार्ड के एग्जीक्यूशन पर सरफेसी एक्ट के अंतर्गत पोजीशन लेने के मैटर में भले एक एडवोकेट साथ में होगा, लेकिन एक एडवोकेट कभी रिकवरी का काम नहीं करता है। लेकिन आप डर जाते हो। आप एडवोकेट साहब से मांगिए कि वकील साहब आपका स्टेट बार काउंसिल का आईडी कार्ड दीजिए और कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वहां के बार एसोसिएशन का आपका मेंबर कार्ड बताइए। बोलती बंद हो जाएगी जनाब, बोलती बंद हो जाएगी। एक एडवोकेट जो होता है ना, जिसे मैं मेरी बात करूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसको पास करना पड़ता है। स्टेट बार काउंसिल में एक एडवोकेट रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद जहां प्रैक्टिस कर रहा है वहां की बार एसोसिएशन में उसकी मेंबरशिप होती है। और इसके बाद भी इतना होने पर भी अगर वो क्लाइंट की ओर से कोर्ट में पेयर भी नहीं कर रहा है, कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है ना, तो वो एडवोकेट नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। कई बार ऐसे ऐसे नोटिस भेजते हैं ये लोग
और उसमें तो कुछ लीगल फर्म भी शामिल है। वो मेल पे, व्हाट्सएप लिंक, टेक्स्ट मैसेज लिंक पे मैसेज फर्जी नोटिस भेजते हैं। कुछ कुछ लीगल फर्म के नाम भी होते हैं उनमें। अगर ये हार्ड कॉपी में आए ना तो कम से कम बच्चों के साफ करने के तो काम आए, ऑनलाइन में उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे फर्जी नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 25 और 138 का नोटिस भेज के 24 घंटे में पेमेंट की बात करते हैं, 7 दिन में पेमेंट की बात करते हैं, जबकि 15 दिन इनका स्पेसिफिक पीरियड होता है। मतलब इतने तो रिकवरी एजेंट के जो नोटिसेस होते हैं ना वो फॉरवर्डेड होते हैं। अभी भी जुलाई 2024 से पहले के कानूनों पर एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं। कुछ एनबीएफसी का दिमाग इतना भटक चुका है कि कल हमारे एक यूट्यूब मेंबर्स हैं दिनेश जी का कॉल आया कि सर मुझे इंटीमेशन लेटर आया है लीगल कार्रवाई करने का। मैंने लेटर देखा, मेल किया उन्होंने कि तुम पेमेंट नहीं जमा कराओगे तो हम सेक्शन 25 की कार्रवाई करेंगे, 138 की कार्रवाई करेंगे, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। ये प्री लिटिगेशन नोटिस है, अगर तुम नहीं करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अरे अकल के अंधो, कम से कम चेक तो कर लिया करो कि तुम उस व्यक्ति पे ऑलरेडी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर चुके हो। ऐसे निरर्थक नोटिस भेजते हो जिसकी कानूनी वैधता ही शून्य है। जिस बंदे ने प्रायर नोटिस आपको भेजा है उसके खिलाफ तुम आर्बिट्रेशन में सक्सेस हो के बताओ। आर्बिट्रेशन में लगातार 1, 2, 3, 4 नोटिस भेजोगे, हर नोटिस का उसने जवाब दे दिया, फिर भी तुम इंटरिम अवार्ड पास कर लो, अवार्ड पास कर लो, लेके चले जाओ एग्जीक्यूशन कराने, क्योंकि वहां तो कोर्ट बैठी है। कोर्ट रद्दी के टोकरे में फेंक देगी ऐसे फर्जी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई को। अब ये रिकवरी एजेंट घर पे विजिट करने के लिए फोन करते हैं, हम घर पे आएंगे। जब ये फोन करते हैं ना हम घर पे विजिट करेंगे, रिकवरी एजेंट नोटिस उसी समय उनको भेज दो, भाई ये रिकवरी एजेंट नोटिस ले, उसमें पूरी भाषा लिखी हुई है। और जब भी आप कॉल पे बात करो ना, कॉल को रिकॉर्डिंग मोड पे रखो। और कोई रिकवरी एजेंट का बंदा सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में फोन करता है तो ठीक है, उसके बीच में आता है तो ठीक है। उससे पहले या बाद में आया ना, घर के अंदर ठोकोगे ना तो जवाब नहीं दे पाएगा वो, मैं क्यों आया था। आरबीआई की गाइडलाइन है 8 बजे पहले नहीं आ सकता, और 7 बजे आ गया और घर के अंदर आपने उसको धो दिया ना तबीयत से, तो वो अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। और एक बात और रिकवरी एजेंट को कहना चाहता हूं, जिस घर में महिला है ना, अकेले घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि घुरने पर भी गंभीर आरोप है। अंदर चले जाओगे, ये एनबीएफसी बचाने आने वाली नहीं है, ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से। और जब कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है ना, इस वीडियो से पहले मेरा एक वीडियो पोस्ट है, इस वीडियो से पहले एक रिकवरी एजेंट का वीडियो पोस्ट है, चूंकि वो मराठी भाषा में, लेकिन आप सभी लोग उसको समझ सकते हो कि जैसे ही वो आया डायरेक्ट सवाल पूछा, वो भी रिकॉर्डिंग मोड पे, कॉल को वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे पूछा, हाँ भाई तेरा होम विजिट लेटर दिखा, डीआरए लाइसेंस दिखा, तेरा आईडी दिखा, बिना डॉक्यूमेंट के आ कैसे गया। 4 मिनट के वीडियो में रिकवरी एजेंट भागते नजर आए। और एक रिकवरी एजेंट जो खुद को मैनेजर कह रहे हैं, वह घर में घुस गए, घर में महिला अकेली थी। ऐसी स्थिति में उनकी जो धुलाई हुई है वो वीडियो भी मैं पोस्ट करूंगा, देखिएगा। मतलब आपको अपने दिमाग में इस बात को स्पष्ट रूप से बैठा देना है, स्पष्ट रूप से आपको इस बात को अपने दिमाग में बैठा देना है कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आए, होम विजिट लेटर मांगो, डीआरए लाइसेंस मांगो,
कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर मांगो, आपके लोन की डिटेल मांगो, कुछ भी नहीं होता है। डरने की जरूरत नहीं है, मुट्ठी अपनी बंद रखें। हाथ और वीडियो रिकॉर्ड भी मांगो, इंटीमेशन लेटर हाथ में दो और कहो कि इसको पढ़ो और साइन करो। एक दुख की बात यह है, कई लोन डिफॉल्टर साथियों के पास इंटीमेशन लेटर तो है, लेकिन उन्होंने उस इंटीमेशन लेटर को कभी पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। जब तक आप अपने प्रायर नोटिस को, जो भी नोटिस आप भेज रहे हो, रिप्लाई भेज रहे हो, आप उनको पढ़ नहीं रहे हो। लोन रिकवरी एजेंट नोटिस को आपने पढ़ा नहीं, इंटीमेशन लेटर की लैंग्वेज पे आपने गौर किया ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप किसी रिकवरी एजेंट को मैनेज कर सकते हो? वो रिकवरी एजेंट के लिए जो इंटीमेशन लेटर है ना, मैं खुली भाषा में कहता हूं, वो डेथ वारंट है। अगर जिस व्यक्ति ने इंटीमेशन लेटर के इस्तेमाल को समझ लिया, मान लीजिए कि उसके हाथ में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आ गया। जिस व्यक्ति ने इंटीमेशन लेटर के इस्तेमाल को सीख लिया, मान लेना कि उसके हाथों में दिव्यास्त्र आ गए, ब्रह्मास्त्र आ गया। बात यह नहीं है कि आपके हाथ में हथियार है, बात यह है कि हथियार चलाने का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। आपके हाथ में पिस्टल दे दी है और आपको भेज दिया बॉर्डर पे कि जाओ लड़ो, घंटा लड़ोगे? अरे निशाना लगाना आना चाहिए, गोली छोड़ने आनी चाहिए, पिस्टल का ट्रिगर दबाने आना चाहिए। ट्रिगर दबाने पर कितना झटका लगता है, उस झटके को सहन करना सीखना चाहिए। तो जब तक आप खुद को इन चीजों का भान ना होगा ना, तब आप खुद लड़ नहीं पाएंगे। आज महावीर जयंती है, हमारे तमाम जैन भाइयों को महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आपको पता है कि महावीर जयंती के बाद हनुमान जयंती आती है, और हनुमान, भगवान हनुमान के आगे एक शब्द लगता है, महावीर हनुमान। और अगर आप शास्त्रों से परिचित हैं तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि भगवान हनुमान को भी उनकी शक्ति का भान कराया गया कि वो है कौन, उनमें क्या शक्ति है। तो उन्होंने लंका जला डाली जनाब, लंका जला डाली, लंका दहन कर दिया। उनको अपनी शक्ति का भान था, संजीवनी बूटी नहीं मिली तो पर्वत उठा लिया। तो कहने की बात यह है कि यदि आप इंटीमेशन लेटर यूज करते हो ना, तो इंटीमेशन लेटर जुबान पे याद हो जाना चाहिए आपको। लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं साहब, पढ़ने में मेहनत करनी है, शब्दों को समझना है। और एक बात बताऊं, इंटीमेशन लेटर भले हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी भाषा तो है ना, वो तो कमाल की है, कमाल की। आपको एक बात याद होगी, 25 मार्च को, 26 मार्च को लगातार मेरे रिक्वेस्ट फॉर लोन सेटलमेंट लेटर के वीडियो पोस्ट हुए थे, जिन वीडियो के आधार पर और रिक्वेस्ट फॉर सेटलमेंट लेटर के आधार पर हजारों लोन सेटल हो गए थे। एनबीएफसी को भी फायदा हुआ और हमारे साथियों को भी। हम सोच रहे हैं क्यों ना हम एक और ऐसा लेटर तैयार करें जो रिकवरी एजेंट के जमीन से पैरों को ही उखाड़ दे। फर्जी रिकवरी एजेंट पर तुरंत लगाम लगे। यह प्रयास हमारा है और उस पर अभी वर्क चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा ड्राफ्ट रेडी करने का
कि रिकवरी एजेंट आपके घर पर आए तो विचार करें कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। एक ऐसी ही चीज हम आपके लिए और बनाने वाले हैं। कई रिकवरी एजेंट आपको आके कहते हैं मैं इंटीमेशन लेटर साइन नहीं करूंगा, ये तुम मेरा नोटिस साइन करो। अरे भाई, जब तुम मेरा कागज प्राप्त नहीं कर सकते हो तो तुमको क्या अधिकार है कि तुम नोटिस लाओ? और अगर तुम नोटिस मुझे रिसीव कराना चाहते हो तो पहले तुम खुद का उसी नोटिस पे जो रिसीव कराना चाहते हो, यह नोटिस मैंने दिया, रिकवरी एजेंट का नाम, उसका एम्प्लॉय आईडी और उसका मोबाइल नंबर लिखो, उसका नाम लिखो। एक बात बताओ ना, एक एडवोकेट नोटिस देगा तो एडवोकेट के सील एंड सिग्नेचर होंगे, आप नोटिस दोगे तो आपके सील एंड सिग्नेचर होंगे। अगर रिकवरी एजेंट को नोटिस लेके आया है, चाहे वह एरे गेरे नत्तू खेरे के नाम से लाया हो, हमको कोई मतलब नहीं। जब तू लेके आया है तो इस नोटिस पे पहले तू लिख, यह नोटिस मैंने दिया, खुद का नाम लिख, मोबाइल नंबर लिख, एम्प्लॉय आईडी लिख, फिर मैं रिसीव करता हूं और दो रिसीविंग पे सिग्नेचर ले। पैर कांपते हैं जनाब, पैर कांपते हैं ऐसी स्थिति में, यह चीज ध्यान रखिए। और रिकवरी एजेंट जब यह कहे कि मैं इंटीमेशन लेटर साइन नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ ब्रांच चलो। अरे भाई, तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? मुझे ब्रांच ले जाने वाले, मुझे ब्रांच बुलाने वाले? क्या किसी लोन एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि मुझे हर महीने ब्रांच आना पड़ेगा? मैं लोन डिफॉल्ट करूंगा तो मुझे ब्रांच आना पड़ेगा? कुछ निकम्मे रिकवरी एजेंट कहते हैं कि तुम पैसा नहीं भर सकते हो, तुम्हारे आधार कार्ड और पैन कार्ड पे फोटोकॉपी पे लिख के दो। अरे मंद बुद्धि हो, तुम्हें ये भली बात ही ज्ञात होना चाहिए कि यह शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है वह ऑलरेडी प्रायर नोटिस तुम्हारे आला कमान को भेज चुका है, तुम्हारे रजिस्टर्ड कार्यालय, तुम्हारे कॉर्पोरेट ऑफिस से भेज चुका है। अगर तुम्हारा कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस जो एनबीएफसी है वो एक वट वृक्ष है ना, तो तुम उसकी मात्र एक पत्ते हो जो कब घर जाओगे पता नहीं चलेगा। तो जब हमने वटवृक्ष को जवाब दे दिया है तो तुम्हारा वजूद क्या है? तुम्हारा वजूद यह है कि तुम अपनी कंपनी में जाकर यह भी पता नहीं लगा सकते हो कि मैंने नोटिस दिया कि नहीं दिया, और कंपनी ने तुम्हारी वैल्यू इतनी गिरी हुई कर रखी है कि तुमको यह सूचना भी नहीं दी कि मैंने नोटिस दिया है। और यही मेरे बचाव का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। साथियों, रिकवरी एजेंट जब आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है ना, वो तभी हावी होने की कोशिश करता है जब आप उससे प्रेम मोहब्बत से बात करते हैं। यदि आपने लोन लिया है और रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे चला जाए और घर पे तांडव करे ना, तो मैं तो खुला कहता हूं, घर वालों को बोलना चाहिए कि लोन देते समय क्या तुम मेरे घर पे आए थे? वो कहते तुम्हारे घर का पता दिया। अरे ऐसी की तैसी, तुम यहां पे पूछने आए थे कि मैं लोन दूं इस व्यक्ति को? झाड़ू लेके जब फटकार करेंगे ना, मैं तो खुला कहता हूं घर की महिलाओं को, अगर कोई अनाधिकृत रिकवरी एजेंट बिना दस्तावेजों के आपके परिसर में प्रवेश करता है, बिना सूचना दिए, हाथ में सीधा झाड़ू उठाओ, और महिलाएं जब झाड़ू मारेगी ना तो 4 लोग और मोहल्ले के आएंगे, उसको और पीटेंगे। इस वीडियो का मकसद हिंसा उत्पन्न करना नहीं है, लेकिन अनाधिकृत रिकवरी एजेंट जो गुंडागर्दी की भूमिका निभाते हैं, उनको उनकी औकात याद दिलाना है। जब कोई रिकवरी एजेंट हद से आगे बढ़े ना, तो साथियों, घर की महिलाएं जब झाड़ू लेके बाहर निकलेगी ना, पुरुषों को नहीं कह रहा हूं, महिलाओं को, तो मजाल नहीं होती है जनाब, मजाल नहीं होती है कि रिकवरी एजेंट टिक जाए। और दूसरी बात, कोई दूसरा रिकवरी एजेंट आएगा ही नहीं, ध्यान रखो। जिस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण जैसे दिव्य ईश्वरीय अवतार को भी अर्जुन जैसे धनुर्धर को भी जब पितामह भीष्म का वध करना था तो वहां शिखंडी का सहयोग लिया गया था। हम जो भी सीखते हैं शास्त्रों से सीखते हैं। तो यहां पर यदि कोई एरा गेरा नत्थु खेरा आकर समाज में आपकी बदनामी करने की कोशिश करे तो वहां पर आप अपनी घर की महिलाओं के हाथ में झाड़ू लेकर अगर लेवल लाने की बात करोगे तो कोई गलत नहीं होगा। अब रही बात, ये लोग आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल करते हैं तो सीधी सी बात है कि यहां पर आप रेफरेंस नंबर पर किए गए कॉल्स जो मोबाइल नंबर है उनकी कंप्लेंट करें सीधी आरबीआई लोकपाल को और कंपनी को रखें सीसी में, और डायरेक्टली आपका डाटा इन्होंने लीक किया है, आपकी फोन बुक को इन्होंने हैक किया है। आप सोचते हो इनके पास डाटा गया कहां से? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई आपके कार्यस्थल पे आके न्यूसेंस कारित करे तो आपको सीधा सा रिकवरी मेल नोटिस तैयार करना है, रिकवरी के मैटर में एनबीएफसी को भेजना है, आरबीआई लोकपाल को सीसी करना है। मैं तो कह रहा हूं पीएमओ सीएमओ हर किसी को मेल करो, सीसी लगाओ, देखे तो सही भारत की प्रशासनिक व्यवस्था भी क्या करती है। लोन लिया, विषम परिस्थितियां है, आर्थिक हालात खराब चल रहे हैं, नहीं भर पा रहे, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। गुनाह तो ये लोग कर रहे हैं कि लोन हमने कहां पे लिया और सेक्शन 25 का केस कहां फाइल कर रहे हैं। गुनाह तो ये लोग कर रहे हैं कि लोन हमने सूरत में लिया और आर्बिट्रेशन चेन्नई में कर रहे हैं। गुनाह तो इन कंपनियों के लीगल बंदे कर रहे हैं, फर्जी आर्बिट्रेटर कर रहे हैं, नोटिस पे जवाब जा रहे हैं और फर्जी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं। गुनाह तो ये कर रहे हैं कि इनके रिकवरी एजेंट खुद का नाम खुद को आइडेंटिफाइड किए बिना लोगों का हरेसमेंट कर रहे हैं। गुनाह तो ये लोग कर रहे हैं कि बिना सूचना दिए अनऑथराइज्ड पर्सन घर में घुस रहा है और हमारा मान सम्मान खत्म कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन में हम यदि अपने अधिकारों के तहत खुद को प्रोटेक्ट करते हुए इनकी लगातार कंप्लेंट फाइल करें तो बोलती बंद हो जाती है इनकी और लोन के सेटलमेंट होते हैं 10% में। लेकिन हम तो शरीफ हैं, हम तो सीधे हैं, हम तो डरते हैं। मुझे याद आती है उन लोगों की बातें, कुछ लोग सेटलमेंट एजेंसियों से जुड़े तो उन लोगों को सेटलमेंट एजेंसियों की तरफ मार्च में फोन गए और उन्होंने कहा कुछ समय के लिए अपना घर छोड़ के चले जाओ। अरे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था ना तो वहां भी जिसकी इच्छा थी वो गए थे। ऐसे तो ये सेटलमेंट एजेंसी वाले हैं जिन्होंने आधा रिकवरी को सर पे चढ़ा के रखा है। तो ऐसे फर्जी सजेशन में यदि आप रहेंगे तो तनाव तो होना ही है। लोन डिफॉल्ट हुआ कोई दिक्कत नहीं, प्रायर नोटिस दो, इंटीमेशन लेटर बनाओ, रिकवरी एजेंट नोटिस बनाओ और एक और दिव्यास्त्र बना रहा हूं मैं आपके लिए। उसके बाद तो किसी रिकवरी एजेंट, किसी एनबीएफसी, किसी बैंक की मजाल नहीं है कि आपके घर पे किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को भेज दे। एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूं। थोड़ा सा दर्द ये भी है, थोड़ी सी तकलीफ ये भी है कि अपने बिजी पलों को कोर्ट से निकालकर, बिजी शेड्यूल में समय निकालकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूं। लेकिन जो कॉल बुकिंग में जुड़े हुए वो भी, जो नए साथी है वो भी वही चीजें रिपीटली पूछते हैं जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मैं कहता हूं कि डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आगे जितने भी पार्ट आएंगे, अगर कोई व्यक्ति हमारे हर पार्ट देख लेता है तो खुद के लोन का सेटलमेंट खुद करेगा, किसी सेटलमेंट एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेटलमेंट एजेंसी भी गजब है।
सेटलमेंट पे परसेंटेज तय करती है। अरे वो पहले ही वो व्यक्ति बैंक को पैसा नहीं दे पा रहा है, आपको परसेंटेज कहां से देंगे? लेकिन लोग भी तो गलत है ना, उनको सच और झूठ में परख नहीं करने आता है, नकल और असल क्या है उसमें अंतर नहीं कर पा रहे। आप जुड़े किसी एक लीगल एक्सपर्ट से जुड़े। हमारे मेवाड़ में तो कहते हैं माई एड़ा पूत जन जेहड़ो रहे राणा प्रताप, ना ही रहे तू बांझड़ी मती गंवाने नूर। कि ऐसा पूत जन जो राणा प्रताप जैसा हो, तो बांझ भी नहीं कहलाए और तेरा नूर भी चमकता रहे। हम मेवाड़ की उस धरती से क्या जो कभी गुलाम नहीं हुआ। तो साथियों ये कहना चाहूंगा, ये जोश और ये जुनून आपको लाना पड़ेगा। कोई एरा गेरा नत्थु खेरा आकर आपकी 12 बजाए, ये कहां तक सही रहेगा, ये आपको सोचना है। लेकिन आप अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है, आपको अपने अधिकार पता नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि लोन डिफॉल्ट हो गया, मुझे प्रायर नोटिस भेजना है, मुझे डाक रसीद चिपका के रखनी है, एक कॉपी खुद के पास रखनी है, ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल के रखनी है, आर्बिट्रेशन के हर नोटिस का जवाब देना है, 138 सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब देना है। लेकिन ये सारे काम आप खुद कर सकते हो। इनबॉक्स का स्पैम फोल्डर कभी देखते ही नहीं है, अवार्ड आता है देखते, अरे मेरे तो स्पैम फोल्डर में आया था, अरे मेरे तो मेल में मैसेज आया था, अरे मेरे घर पे नोटिस आया था, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो देखा कौन है? फिर तो ये होना ही होना है। साथियों हमारा एक ही मकसद होता है, हम कभी नहीं कहते प्रायर नोटिस हमारे माध्यम से भेजो, हम कभी नहीं कहते हैं कि कोई रिप्लाई हमसे तैयार कराओ, हम कहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हो। धिक्कार है उन लोगों से जो ये कहे कि हम तैयार करके देंगे। आपकी तकलीफें, आपके दुख दर्द में यदि हम आपको नोचने की कोशिश करें तो कहां तक गलत है? मैं मानता हूं हमारी भी कॉल बुकिंग है, लेकिन कॉल बुकिंग में मामूली सी चीज में शुरू से अंत तक की सुविधाएं मिलती है, सभी प्रकार के ड्राफ्ट। हम क्यों नहीं कहते हैं आपको कि सारे ड्राफ्ट हम तैयार करके देंगे, वकील से ही ड्राफ्ट कराओ, प्रायर नोटिस हम ही भेजेंगे? क्यों? अरे भाई पहले से इंसान मरा हुआ है, पहले से तकलीफ में है, तो यहां पर यह कहना कहां तक उचित है कि आपको हर नोटिस का जवाब देना चाहिए? अरे इनका बस चले तो डेली नोटिस भेजते, इनको करना क्या है? इनको केवल 2 में आपका नाम डालना है, लोन अकाउंट पीछे के 4 अंक डालने, नोटिस भेज दिया, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, इंटीमेशन नोटिस, प्री लिटिगेशन नोटिस। अगर हर नोटिस का जवाब देते जाओगे ना तो जिंदगी आपकी जवाब में ही निकल जाएगी। आपको देना है प्रायर नोटिस, सेक्शन 25 का जवाब, 138 का जवाब, आर्बिट्रेशन का जवाब, बात खत्म। अपनी जोलियां भरने के लिए अगर आपको यह कहा जाए ना कि हर नोटिस का जवाब दो, तो यह गलत है, और जो ऐसा कहता है वो भी गलत है। कई लोग कहते हैं कि सर बैंक अपनी फाइलें बढ़ा रहा है, वो सारा रिकॉर्ड कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या सेक्शन 25 में वो लोन रिकॉल नोटिस लगाएंगे, लोन डिमांड नोटिस लगाएंगे? क्या वो आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन कराएंगे तो वो कहेंगे कि ये लोन रिकॉल नोटिस, ये डिमांड नोटिस हमने टेक्स्ट मैसेज से भेजा था, लिंक से भेजा था? जब वो 138 की कार्रवाई करेंगे तो वो लिखेंगे हमने लोन रिकॉल नोटिस भेजा था। अरे कार्रवाइयां होती कितनी है? सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन 316, 318, ज्यादा से ज्यादा डीआरटी कार्रवाई, सिविल रिकवरी सूट। मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी खुले मंच पे कहता हूं कि जब भी ये कार्रवाई की जाती है ना, तो प्रॉपर इन कार्रवाई के लिए यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो केवल वो नोटिस, उसकी डाक रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट लगती है। कोई लोन रिकॉल नोटिस, कोई लोन डिमांड नोटिस, कोई इंटीमेशन नोटिस, कोई प्री लिटिगेशन नोटिस, एग्जिबिट मेंशन नहीं होते कोर्ट की फाइल में। कोई यदि ऐसा कह रहा है तो गुमराह कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है।
हम तो खुले मंच पे कहते हैं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो जो व्यक्ति देखे ना, उसको किसी की कॉल बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी की सर्विसेज लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सर आप भी तो कॉल बुकिंग करते हैं। अब यदि कॉल बुकिंग हुई तो उसको शुरू से लेकर अंत तक की सुविधाएं मिलती है, हर दिन बात करने का अधिकार मिलता है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिलते हैं। लेकिन हम कहते नहीं करो। अगर आपका समाधान नहीं होता है, मल्टीपल लोन में फंसे हैं, समय नहीं है आपके पास अपने मैटर को डील करने का, तो जुड़े। बाकी तो हमने मेंबरशिप चैनल पे इतनी डिटेल बता रखी है कि हर व्यक्ति अपना वकील खुद बन सकता है। साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। 6000 लोन सेटलमेंट मार्च का एक्सपीरियंस है। लोगों ने खुद ही सारी कार्रवाइयां की है, खुद के नाम से ही भेजे हैं और दमादम लोन सेटलमेंट हुए। लोन सेटलमेंट लेटर जो आपने रिक्वेस्ट फार्मूला बताया था ना, उस फार्मूले को जिसने यूज किया उनके दमादम लोन सेटलमेंट हुए, दमादम। बस हम राह दिखा रहे हैं। यदि आपकी विषम परिस्थिति आर्थिक हालातों से घिरे है तो न तो आपको आर्बिट्रेशन से डरने की जरूरत है, न सेक्शन 25 से, न 138 एनआई एक्ट से। बुरे हालात है तो इसका मतलब यह नहीं कि रिकवरी एजेंट से डर के अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। पैसा है तो भर सकते हैं, नहीं है तो किसी के चोरी करके पैसा नहीं भरेंगे। कई घटनाएं ऐसी भी हुई है कि रिकवरी एजेंट के दबाव में लोगों ने घर में चोरियां की है, खुद के घर में भी की और दूसरों के घर में भी की। वहां तो सजा कम थी, यहां सजा ज्यादा हो गई और ऊपर से ठप्पा लग गया अपराधी का। साथियों, करीब 400 के आसपास वीडियो है हमारे लोन डिफॉल्ट के मैटर में और एक से बढ़कर एक यूनिक जानकारियां दी है। फिर भी मैं कहता हूं कि जो हमारे मोस्ट व्यूड 4 वीडियो है उन वीडियो को देखिए। इन मोस्ट व्यूड 4 वीडियो के अलावा हमारे डेप्ट मैनेजमेंट के जितने वीडियो है वो सारे देख लीजिए। 400 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में अपना काम खुद कर सकता है, ये दावे के साथ कहते हैं। डेप्ट मैनेजमेंट के अंदर एक पार्ट में डालूंगा, कौन सा, जिसमें मैं लोन डिफॉल्टर हूं, मैं रिकवरी एजेंट हूं, मैं आर्बिट्रेटर हूं, मैं क्रेडिट कार्ड हूं। जो चारों इंपॉर्टेंट वीडियो थे उन चारों वीडियो को एक करके मैं चाहूंगा रिपोस्ट करना, क्योंकि उनमें मैंने ऐसी ऐसी जानकारियां दी है। खुद को आर्बिट्रेटर बनाया, खुद को रिकवरी एजेंट बताया, खुद को एनबीएफसी बनाया, खुद को लोन डिफॉल्टर बताया। और उसमें जो जानकारियां दी, अगर किसी व्यक्तियों ने वो 4-5 वीडियो है, अगर वो डेप्ट मैनेजमेंट के पार्ट में उसको पोस्ट कर दूंगा मैं, उसको किसी ने सुन लिया और ये डेप्ट मैनेजमेंट के वीडियो देख लिए, मैं दावा करता हूं, दावा, जिंदगी में इंसान किसी तुर्रम खान से नहीं डरेगा, कभी नहीं डरेगा। वैसे हमारे एक प्रिय दर्शक है जो हमसे बेपनाह प्यार करते हैं, उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि आपके वीडियो 20-25 मिनट के ऊपर के नहीं होने चाहिए। आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, लंबे लंबे वीडियो पोस्ट करते हैं, इसका आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मैं लंबे वीडियो बंद कर दूं, वरना वो मुझे उनकी कोर्ट में बुलाएंगे, चाहे उसके लिए कार्रवाई करने के लिए उनको नया लोन क्यों नहीं लेना पड़े। फिर भी हम उनकी बातों को दरकिनार करके हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन मुद्दों पर खुल के बोलना जरूरी है। और डेप्ट मैनेजमेंट के अंदर मेरा मानना है कि केवल 10 पार्ट भी हो गए ना, बहुत है, बहुत है। पहला पार्ट सेक्शन 25, 316, 318 और 138 पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया।
दूसरा पार्ट आर्बिट्रेशन का। तीसरा पार्ट आप देख चुके हो कल परसों। और चौथा पार्ट ये रिकवरी एजेंट का। तो दिमाग में कतई तनाव लाने की जरूरत नहीं है। फिर भी फोन करते हैं कि सर लोन सेटलमेंट कैसे होगा, सेक्शन 25 में क्या होगा, 138 में क्या होगा, रिकवरी एजेंट आया क्या करे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में सेक्शन 25, 316, 318, 138। पार्ट 2 में आर्बिट्रेशन, पार्ट 3 में पूरा लोन सेटलमेंट और पार्ट 4 में पूरा रिकवरी का स्ट्रक्चर। तनाव खत्म। और अब रिकवरी पे वैसे भी हम बहुत बड़ा हथियार बनाने जा रहे हैं। तनाव मुक्त हो जाओ। और अब कह रहा हूं यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे अपडेटेड नोटिस आने वाले सारे। कुछ ऐसी जानकारियां मेंबरशिप पे मिलने वाली है कि जिन्होंने जो मेंबरशिप पे नहीं है ना, उनको कह रहा हूं मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। अगर कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हुआ है तो मेरा मानना है न्यूनतम 6 और अधिकतम 9 महीने लोन के दलदल से पूरी तरह बाहर निकल जाएगा। और अगर 9 महीने अगर आप YouTube चैनल की मेंबरशिप में रह गए, हमारे YouTube चैनल पर बने रहे, तो यकीन मान के चलना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके लोन सेटलमेंट में बाधा बने। तो साथियों, आज इस वीडियो का कुल मिला के मकसद यही है, फर्जी रिकवरी एजेंट के तनाव से मुक्त हो। रिकवरी एजेंट्स के लिए पहले ही प्रायर नोटिस भेज दीजिए कंपनियों को। अपना इंटीमेशन लेटर बना के रखिए। इंटीमेशन लेटर की कुछ कॉपियां घर पे रख के जाए, कुछ कॉपी परमानेंट जेब में रखें। जब भी रिकवरी एजेंट आए, कैमरा ऑन करके कंपनी का नाम, लोन अकाउंट नंबर, उसका नाम, एम्प्लॉय आईडी पूछे, होम विजिट लेटर पूछे, डीआरए लाइसेंस पूछे। नहीं है सीधा कहो जाने को। ज्यादा करें, हाथ में इंटीमेशन लेटर पकड़ाओ, कहा पढ़ और साइन कर। 2 कॉपी में 1 कॉपी मुझे वापस दीजिए। इंटीमेशन लेटर अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है अगर उसका इस्तेमाल कर लिया। इंटीमेशन लेटर कभी भी रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं होता है, इतना भी ध्यान रख लीजिए। एक है एजेंट रिकवरी नोटिस व्हाट्सएप, यानी कि कोई रिकवरी एजेंट फोन पे धमकाता है, मैं घर आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुछ भी नहीं, रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप कर लीजिए। कई बार आप साथी छोटी छोटी बातें पूछते हैं, सर वो सारी मेल आइडिया कहाँ है, आपने पहले एक पोस्ट की थी वो पोस्ट कहाँ है, ये जानकारियां कहाँ है। तो मैं एक बात बता दूं, कोई भी चीज मेरे पास आती है मैं पोस्ट करके डिलीट कर लेता हूं। जितने भी सेटलमेंट लेटर चाहिए सारे मेंबरशिप चैनल पे मिलेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में। इसके अलावा दूसरी सारी चीजें चाहिए, या तो मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता हूँ। स्टेटस डेली चेक करो, इंपॉर्टेंट चीजें स्क्रीनशॉट लेके रख दो। कुछ चीजें मैं व्हाट्सएप चैनल पे डालता हूँ। यदि आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं मिला है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजें, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। 1580 मेंबर व्हाट्सएप चैनल पे मेंबर है जो और वहां पे आप स्क्रॉल करते जाओ, सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल है ही है, व्हाट्सएप स्टेटस है ही है। जो कॉल बुक में जुड़े हुए हैं और जो यूट्यूब मेंबर है वो हमारा व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं। बाकी जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति कॉल बुकिंग में नहीं है वह भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकता है। वो सीधा लिख दे कि सर व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजे, मैं भेज दूंगा। इसके बाद जिस वीडियो के अंदर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली है, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके लाइक्ड वीडियो में वो वीडियो आ जाए। साथियों, इन तमाम वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई लोन की दलदल में धंसा व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर ले, अपना जीवन बर्बाद नहीं कर ले, अपने आप को खत्म नहीं कर ले और लोन के दलदल में गहरा नहीं धंस जाए। केवल यही कोशिश हमारी रहती है कि कोई इंसान हरेसमेंट का शिकार न हो, अपने जीवन के प्रति कोई गलत ख्याल, कोई गलत विचार बिल्कुल भी न रहे। साथियों, मैं सिर्फ आपसे एक उम्मीद करता हूं, एक उम्मीद कि डेप्ट मैनेजमेंट के जितने भी पार्ट बने आप सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि लोन के दलदल में धंसा कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम
कभी भी नहीं उठाए, कभी भी नहीं उठाए। हम यदि पूरे जीवन के अंदर हम 1000 लोगों की जान बचा भी पाएंगे तो हमारे जीवन का एक मकसद, एक ध्येय पूरा हो जाएगा कि हमने इसी उद्देश्य के साथ इस धरती पर जन्म लिया था जो पूर्ण हुआ। आपकी दुआओं और आशीर्वाद के साथ हम इसी प्रकार की वीडियो अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक बात और कहूँगा कि डेप्ट मैनेजमेंट के सारे वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।